ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है, वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा यह आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला है। इसमें आज 22वां व्याख्यान है और इस 22वें व्याख्यान में मुख्य व्याख्यानकर्ता जो रहेंगे वो श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी हैं। आप संस्थापक हैं न्यूरोवाणी के और आपका विषय रहेगा वास्तु में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के रूप में ध्वनि अथवा संगीत चिकित्सा। तो हम कार्यक्रम को शुरू करें उसके पूर्व हम मंगलाचरण से कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण के लिए मैं वास्तुशास्त्र विभाग के छात्र अजीत जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और मंगलाचरण कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। अजीत। अच्छा। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः प्रश्निमातरः सुबन्धावानो विदते कुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग के माननीय विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक थपलियाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और पधारे हुए हमारे मुख्य वक्ता महोदय श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी और सभी जो सुनने वाले हैं आप सबका वाचिक पुष्प से स्वागत करेंगे। माननीय विभाग अध्यक्ष महोदय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा इस आयोजित व्याख्यानमाला के 22वें पुष्प में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्याता हैं श्री सिद्धार्थ जी जो निम्रोवाणी के संस्थापक भी हैं। आपका मैं वास्तुशास्त्र विभाग की ओर से अपने विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण जो अत्यंत धैर्यपूर्वक निरंतर इस व्याख्यानमाला के सभी व्याख्यानों का श्रवण कर रहे हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तुशास्त्र विभाग के आचार्यगण डॉक्टर देशबंधु जी, डॉक्टर प्रवेश व्यास जी, आज के संचालक डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर दीपक वशिष्ठ जी, डॉक्टर नवीन पांडे जी एवं अन्य यहाँ पर उपस्थित छात्रगण एवं सुधी श्रोतागण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वस्तुतः भारतीय दर्शन में ध्वनि का अपना अलग ही महत्व है। अगर हम दर्शन के दृष्टिकोण से चिंतन करें
तो शब्द को यहाँ पर ब्रह्म माना गया है। इसी प्रकार नाद को भी यहाँ पर ब्रह्म माना गया है, नाद ब्रह्म। और इसी नाद ब्रह्म के रूप में जो उत्पन्न ध्वनियां होती हैं, अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं, उसके आधार पर ही हमारा व्याकरण उत्पन्न हुआ है। उसी के आधार पर आज हम अनेक ध्वनियों से संयुक्त होकर के अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जो यह ध्वनि है, जो ये नाद ब्रह्म है, यह संपूर्ण जगत में विद्यमान है। और इस नाद ब्रह्म का ही एक स्वरूप है वास्तुशास्त्र में जो शब्द या आकाश रूपी तत्व है, जिसका मूल तन्मात्रा शब्द है, तो वह इस ध्वनि के प्रसारण में अत्यंत सहायक है। वास्तुशास्त्र यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों का चिंतन करता है, वहीं पंच महाभूतों का भी तारतम्य को देखता है। और इसी कारण से वास्तुशास्त्र में ध्वनि का भी अपना एक महत्व है। आपने अपने पूजा इत्यादि में देखा होगा कि हम लोग घंटी को बजाते हैं, शंखनाद करते हैं, तो उससे एक अलग ही आनंद, एक अलग ही तरंग हमारे शरीर में हमको महसूस होती है, अनुभव होती है। तो इस प्रकार जो ये ध्वनि है, आज वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को देखा है, जाना है, समझा है। वे भी मानते हैं कि कीटाणुओं के नाश के लिए जो गंदे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनके नाश में इस ध्वनि का अत्यंत महत्व है। तो इस प्रकार वास्तुशास्त्र में भी किस प्रकार ध्वनि के द्वारा, नाद के द्वारा जो दोष है उनको दूर किया जा सकता है, इस विषय पर आज के व्याख्याता श्री सिद्धार्थ जी का व्याख्यान है। यह हम सबके लिए अवश्य ही लाभकारी होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मैं अधिक न कहते हुए पुनश्च सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। नमस्कार। आपका भी हार्दिक आभार। और अब मैं, चूंकि समय हमारे पास अल्प है, तो मैं अब सीधा चलूंगा श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी की तरफ कि आप आए और आपका व्याख्यान प्रस्तुत कर हमें उपकृत करें। माननीय सिद्धार्थ एस कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं इससे पहले मैं श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त वास्तु विभाग के शिक्षकगण, आचार्यगण को चरण वंदन करते हुए अपने इस व्याख्यान को शुरू करता हूं। आप सबने अपना समय दिया, और सबसे कीमती होता है समय। समय से कीमती ना ही कुछ आज तक बना है, ना कुछ बन सकता है। और इसी व्याख्यान माला की सीरीज में आज हम बात करेंगे ऊर्जा और वास्तु की, कि कैसे हम संगीत को या कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ध्वनि को अपनी रक्षा में। अगर हम यूं बोलें कि वास्तु ऊर्जा का विज्ञान है तो गलत नहीं है। वास्तु को अगर मैं देखूं या वास्तु को बांटने की कोशिश करूं या वास्तु को समझने की कोशिश करूं, तो वास्तु को दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक, वास्तु वो जो हमारे रहने के, काम करने के तौर तरीके की बात करें कि हम रहते कैसे हैं, जबते कैसे। दूसरा, अगर आज के समय के, इस मॉडर्न समय के अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि इस पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे हम सजीव हो या हम निर्जीव हो, हर इंसान, पेड़ पौधे, जितने भी सजीव हैं या जितने भी निर्जीव हैं, उनका अपना एक आभा मंडल है, उनका एक ऊर्जा है। और जब हम इस पूरी पृथ्वी पे वास करते हैं तो न चाहते हुए भी वो ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इसको यूं अगर हम समझें कि हम किसी नदी से पार करने की कोशिश कर रहे हैं और नदी के जल के स्पर्श में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। नदी का जल न चाहते हुए भी हमें स्पर्श कर जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा सफर इस धरती पर, इस पूरे समय पर ऊर्जा की बात है। आज के समय में या आज से कुछ वर्षों पहले की अगर मैं बात करूं, तो ऊर्जा का जो पहलू था खासकर उतना सारगार्भिक नहीं था, क्योंकि भूमि हुआ करते थे, लोग भूमि के इतिहास को जानते थे कि भूमि का इतिहास क्या है, भूमि पर पहले क्या हुए, किस तरह की ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, और अकेले रहा करते थे। इस समय जो ऊर्जा थी सिर्फ आपकी और आपकी उस भूमि की थी जो आपको प्रभावित कर रही थी। लेकिन आज के समय में, आज के सामाजिक परिवेश में, जहां
अपने भूमि पर रहना एक सपना बन गया है। हम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े सोसाइटीज में रहते हैं, और रहना शायद हमारी मजबूरी भी है या हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं मिला है। और ऐसी स्थिति में हमें नहीं पता कि जिस समय वो भूमि बनी, जिस समय वो अपार्टमेंट बना, या जिस समय उसका सृजन किया गया, उस सृजन में उस भूमि की ऊर्जा का क्या किया गया? क्या उस भूमि की ऊर्जा का ख्याल रखा गया? क्या ये देखा गया कि वो ऊर्जा कैसा है? तो ना चाहते हुए भी हम एक ऐसे माहौल से घिर रहे हैं, एक ऐसे माहौल से जुड़ रहे हैं जिसकी ऊर्जा नित्य निरंतर हमें प्रभावित कर रही है। और सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं होते, मकान भी हमसे प्रभावित होता है। इसको यूं समझे कि हम किसी मंदिर में या किसी धर्मस्थल पे जाते हैं, और जाते ही हमें वहां एक मानसिक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ बस यहीं रम जाएं, यहीं बच जाएं। पूरी की पूरी जीवन हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं बिता जाएं। तो वो जो मानसिक शांति है, वो जो मानसिक परिवेश है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। वो उस जगह के, उस स्थान की ऊर्जा ने हमारे मन में स्पंदित किया, हमारे मन में प्रफुल्लित किया। तो उसके जो बीज थे, उसके जो अंकुरन थे, वो उस स्थान ने दिया। तो स्थान हमेशा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और सिर्फ जीवन को ही नहीं, हमारी सोच को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। हम जिस स्थान में रहते हैं, जिस स्थान में वास करते हैं, उस स्थान की ऊर्जा हमारे सोच को, हमारे काम करने के तरीके को, हमारे कर्म को, और साथ ही साथ हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने की ताकत रखता है। तो अगर इसको हम यूं देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है कि कैसे हमारा घर और हम इंसान दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से घुल मिल रही है, एक दूसरे से निरंतर संपर्क में आ रही है, निरंतर जुड़ती जा रही है। और हम सब जानते हैं जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या आपकी अपनी? नहीं, अभी नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपने एक बार की थी, फिर दिखी नहीं थी, मैं पूछ रहा था मैं कहीं आप कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं। नहीं, ठीक है, मैं करूंगा। आप जब करें तो एक बार बता देना कि आप कर रहे हैं जी। तो जब हम ऊर्जा के निरंतर स्पंदन की बात करते हैं, जब हमारा घर है या हमारा जो निवास स्थान है, वो भी एक ऊर्जा हर लम्हे, हर पल हमारी तरफ भेज रहा है और हम उसे ले रहे हैं। और जब इंसान की ऊर्जा उसके संपर्क में आती है, तो ये दोनों मिलकर या तो सृजन कर सकती है या फिर विनाश कर सकती है। अब ये दोनों संपर्क में कैसे आती है, ये बहुत जरूरी है। दोनों ऊर्जाएं आपस में कैसे जुड़ती हैं, ये बहुत जरूरी है। तो वास्तु को देखने का एक नजरिया, एक पहलू ऊर्जा भी हो सकता है। वास्तु के जितने भी पहलू हैं, हमें किस दिशा में, किस नक्षत्र में कौन सा प्रवेश द्वार बनाना चाहिए, कहाँ क्या बनाना चाहिए, वो एक प्रकृति है जो हमें चीजों को स्थापित करने को सिखाता है कि कैसे हम चीजों को स्थापित तो करें, कैसे उसको स्थायित्व दें। साथ ही साथ उस स्थापन की वजह से एक ऊर्जा का भी सृजन होता है, एक ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है, और वो ऊर्जा हमारे जीवन को, हमारे जीवन के लम्हों को बांधने की, बांटने की ताकत रखता है। आगे चलते हैं। अब इसी परिस्थिति में अगर हम बात करें और आगे बढ़ते चले, तो हमारा जो इंसान का जो मस्तिष्क है, इंसान का मस्तिष्क बहुत ताकतवर है। ताकतवर यूं है कि उसकी जब जितनी जरूरत होती है, वो उसके आधार पे निर्णय करता है कि उसे कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। ये हमारे इंसान के दिमाग में बनने वाले 5 तरह के वेव्स हैं। जब हम किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को जब हम देखते हैं या जो सुनते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में जो तरंग निकलते हैं, जो तरंग उत्पन्न होते हैं, उस तरंग की चर्चा है ये। जैसे अगर हम बात करें, तो जब हम सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में होते, वैसे जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है, सबसे ज्यादा अपने दिमाग को यूज करने की जरूरत है, तो हमारा दिमाग गामा वेव्स को यूज करता है। बीटा वेव्स है वो स्थिति जो थोड़ी बेहतर है, लेकिन वहां पे हम एक्टिव हैं, तैयार हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग को यूज नहीं कर रहे। अल्फा जो वेव्स है वो इंसान को शांति की तरफ है, इंसान शांत स्थिति की तरफ जा रहा है, खुद को आराम देने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं थीटा की तरफ,
या डेल्टा की तरफ, तो ये और ज्यादा इंसान को आराम देता है। तो ये हमारे दिमाग पर, इंसान के मस्तिष्क पर जब भी कोई ध्वनि आएगी, जब भी कोई ध्वनि का जुड़ाव होगा, तो इंसान का मस्तिष्क इसको ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन हमारा मस्तिष्क और एक कदम आगे, हमारी सोच से भी आगे। अब सोच से आगे ऐसे है कि अगर एक समय पर हम इंसान के मस्तिष्क पर 2 वेव दें, अगर एक समय पर एक परिस्थिति में इंसान के दिमाग पर 2 ध्वनि तरंगे या 2 साउंड वेव्स पहुंचते हैं, तो इंसान उसको तीसरे वेव के रूप में समझता है, जिसे बोलते हैं बाइनोरियल बीट्स या फिर ऑडिटरी इल्यूजन। ये एक प्राकृतिक फिनोमेना है कि जब भी इंसान को 2 चीजों मिलेगी तो हम उसको तीसरा बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सृजन करेंगे। और इसी क्षमता का, इंसान के मन की इस प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, को हम यूज कर सकते हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में एक ऐसा माहौल देने के लिए, एक जीवन में ऐसा शुरुआत देने के लिए जो उन्हें बेहतर बना सकता है। अब ये तो बात हुई कि हमारा इंसान का मस्तिष्क कैसा है और कैसे हमारे वेव्स हमें इंपैक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं घर की। भाई घर तो हमारा निर्जीव है, लेकिन जैसे पहले बोलते थे दीवारें भी बोलती हैं, दीवारें भी सुनती, जैसे काफी जगह बोला गया है जेलों में कि दीवारों के भी कान हुआ करते। तो ये हमारे जो घर है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो माहौल है, वो भी एक ऊर्जा का नित्य निरंतर निस्पंदन कर रहा है हमारी ओर। और हम उस ऊर्जा को, हमारा मस्तिष्क उस ऊर्जा को अपनी क्षमता अनुसार उस पर एक एक्टिविटी दे रहा है या उसको जान रहा है। अब ये ऊर्जा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। अब एक बड़ा प्रश्न आता है, क्या निगेटिव ऊर्जा संभव है? क्या निगेटिव ऊर्जा हो सकती है आज के समय में, वो भी उस समय में जब हम वैज्ञानिक युग की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बातें कर रहे हैं? तो क्या हम सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। जिस तरह से दिन के साथ साथ रात का भी महत्व है। अगर सिर्फ दिन ही हो तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दिन का महत्व तभी है जब रात भी है। उजाले का महत्व तब है जब साथ में अंधेरा भी है। तो दिन रात, उजाला अंधेरा, दोनों एक दूसरे के महत्व को, एक दूसरे की महत्ता को, एक दूसरे की सत्ता को बताते हैं। अकेले में दोनों का महत्व नहीं है। सिर्फ एक ही सा मौसम हो, एक ही सी परिस्थिति हो तो शायद हम समझ ही ना पाए कि है क्या। और है भी तो सही। जब हम हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है। क्यों? क्योंकि वहां कोई परिवर्तन नहीं दिखता। हम कुछ परिवर्तन आंखों से देख नहीं पाते। जैसे अगर 2 गाड़ियां एक साथ एक स्पीड से चल रही हो तो वो रुकी हुई प्रतीत होती है। ये हमारे आंखों का, नजरों का भ्रम होता है कि हम उसको रुका हुआ मानते हैं या स्थिर मानते हैं। वो स्थिर होते नहीं है, प्रतीत होते हैं। तो इसी तरह से अगर पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी है। आगे चलते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा को नकारा नहीं जा सकता। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमारे वातावरण में, हमारे आसपास मौजूद हैं। हम उस ऊर्जा को रोक नहीं सकते, उस ऊर्जा को बंद नहीं कर सकते। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट के एक टावर में, मान लिया उस टावर में 10 मंजिल है। हर मंजिल पे अगर 4 फ्लैट्स हैं तो लगभग 40 फ्लैट्स हुए। हर फ्लैट में अगर 4 लोगों का परिवार है तो लगभग 160 लोगों का परिवार बना। वो 160 लोग उस टावर की ऊर्जा में निरंतर जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़कर एक नई ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं। अब हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्लैट के भीतर है कि हमारे फ्लैट के भीतर क्या होता है। हमें जो भी परिवर्तन करना है, जो कुछ भी करना है, वो हम अपने फ्लैट के अंदर कर सकते हैं, बाहर जाकर नहीं कर सकते। और हमारे वास्तुशास्त्र में भी अगर हम पुराने समय की बात करें तो शहरों का निर्माण, राज्यों का निर्माण वास्तु के अनुसार हुआ है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ अपने फ्लैट की वास्तु देखते हैं। चलो भाई फ्लैट को देख लिया, बट फ्लैट भी एक बड़े से सोसाइटी के अंदर है या बड़े से अपार्टमेंट के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ा हिस्सा है।
जिसपे शायद हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसको हम कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते, उसको हम कुछ बदल नहीं सकते। इसे मैं एक टर्म देता हूं मुंडेन वास्तु। मुंडेन इसलिए क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, एक समाज की बात है। और ये है भी तो सही, भारत और पाकिस्तान दो देश एक साथ एक ही समय पर आजाद हुए, दोनों की स्थिति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये शायद दोनों देशों के वास्तु संरचना को भी गवर्न कर सकता है। वो भी एक फैक्टर है, एक प्राथमिक अधिकार है जो ये तय कर रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, कैसे ये जुड़ रहे हैं। तो ये ऊर्जा, जो वैसी ऊर्जा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम थाम नहीं सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो बाहर की चीज है, उससे कैसे बचे। तो नित्य निरंतर इंसान ऊर्जाओं से सामना कर रहा होता है। हमारा शरीर, हमारी पूरी ताकत हमेशा उन ऊर्जाओं से लड़ने में, जूझने में जुड़ा हुआ होता है और अपनी साउम्र कोशिश करता है कि हम जितना बेहतर कर सके। अब हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है ऐसी परिस्थिति में। या तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिस वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा हो रही है, जिस वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को जाकर हम रोक दें। लेकिन ये संभव नहीं, ये कभी संभव नहीं। जैसे यूं माने अभी हम सब लोग पिछले 2 सालों से इस कोविड महामारी को देख रहे थे, हम जाके कोविड को तो बंद कर नहीं सकते थे, भाई कोविड तो है, वो तो होगा, वो हमारे बस में नहीं था। हमारे वश में क्या था? हमारे वश में था अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। ये हमारे वश में, हमारे हर इंसान के वश में था। यहां भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की ताकत इंसानों में नहीं है, इंसान उसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हां, हम उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ जरूर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर। हम सकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि नकारात्मक ऊर्जा बौना साबित हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा छोटी दिखे, इतनी छोटी दिखे शायद उस तक हम उसका प्रभाव ही ना दिखे। तो हम नकारात्मक ऊर्जा के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हमारा सोचना मकसद भी नहीं है, क्योंकि उसको सोचकर हम अपनी ऊर्जा को बांट रहे होंगे, उस ऊर्जा को दिग्भ्रमित कर रहे होंगे। हमारा पूरा का पूरा प्रयास, पूरा का पूरा प्रयत्न सिर्फ इस बात पर होगा कि कैसे हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाएं, कैसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और आगे बढ़ाएं। अब इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीकों का जिक्र अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। उससे पहले एक और गंभीर सवाल है कि हम सब वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु जिज्ञासु हैं, कैसे जाने कि किसी घर में या किसी जगह कोई निगेटिव ऊर्जा है या कोई ऐसी ऊर्जा है जो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पॉजिटिव ऊर्जा है तो निगेटिव भी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है कि निगेटिव ऊर्जा नहीं होगी। अब उसको हम ढूंढे कैसे, जाने कैसे? किसी भी स्थल का, किसी भी जगह का जहां हम वास करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां की निगेटिव ऊर्जा को पहचानने के 3 प्राथमिक तरीके हो सकते हैं, 3 बिग मेथड्स। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, उस ऊर्जा की वजह से हो क्या रहा है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे हमारे लक्षण के बारे में पूछता है कि आपको शरीर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, आपका जी मचल रहा है। तो हमसे हमारे लक्षणों को जानकर वो बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में हमारा पहला रास्ता हो सकता है, लक्षण के अनुसार हम पहुंचे उस समस्या तक। वैसी सारी समस्याएं जिसका कोई लक्षण, जिसकी कोई वजह ना मिले, जिसका कोई वजूद ना मिले, जिसका हम तमाम कोशिशों के बाद, तमाम उपायों के बाद, तमाम अध्ययन के बाद भी इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि इसका कोई कारण, इसका कोई मूल समझ में नहीं आ रहा, उसका मूल हो सकती है निगेटिव ऊर्जा। तो यह है लक्षण अनुसार अध्ययन करना कि जब किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी को हम कोई मूल वजह तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह पता ना चले, तो वो निगेटिव ऊर्जा वजह हो सकती है। आम जन जीवन में मेरे अपने अनुभव के आधार पर
लोगों में 3 तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा दिखती हैं अगर उस घर में या उस निवास स्थान में निगेटिव ऊर्जा ज्यादा है। सबसे पहली समस्या संतति की समस्या, चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम, कि बच्चों में या परिवार में किसी भी कारण से या तो संतान हो नहीं पा रही, और अगर संतान हो भी जा रही है तो संतान की प्रगति उस हिसाब से नहीं हो रही है, उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होना चाहिए। तो इस निगेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चों या तो बच्चे हो नहीं पाएंगे, और अगर होंगे तो उनमें समस्याएं आएंगी, सबसे पहले। दूसरी स्थिति है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई होती। अब वो समस्या पारिवारिक माहौल को लेके हो सकती है, वो समस्या धन को लेके हो सकती है। मतलब धन का आगमन तो हो सकता है, धन का संचय नहीं हो सकता। अगर निगेटिव ऊर्जा विद्यमान है उस जगह पे, तो दूसरी जो स्थिति है, जो लक्षण बहुत कॉमन दिखता है, वो है धन का संचय ना हो पाना। अब ये दो एक ऐसी समस्या है जो आज बड़े शहरों में बहुत आम है, बहुत कॉमन है। और अभी जब मैं उपायों की बात करूंगा तो बताऊंगा कि क्यों ये कॉमन है। क्योंकि हम अपने मूल सिद्धांतों से, अपनी मूल प्रक्रियाओं से दिग्भ्रमित हो गए, शायद रास्ता भटक गए। हमें अपने मूल की तरफ जाना है। अगर हम सिर्फ मूल की तरफ चले जाएं, इनसे बच जाएंगे। तीसरी समस्या, इंसान का मानसिक तौर पे अशांत होना, नींद ना आना। यह सबसे पहली सीढ़ी होती है, सबसे पहला प्रक्रिया होता है। जब भी किसी स्थल पे या किसी स्थान पे निगेटिव ऊर्जा का पहला साया पड़े, पहला प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले वो व्यक्ति के मानसिक अवस्था पे प्रभावित करता है। और भारत जैसे देश में अपने मानसिक स्थिति के बारे में बात करना या उसके बारे में चर्चा करना भी एक गुनाह सा प्रतीत होता है। हम डरते हैं, घबराते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कोई मुझे पागल बोल देगा, क्या कोई ये बोलेगा भैया ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो ये समस्या, अब हम बोलना नहीं चाहते, हम उसको अपने अंदर केंद्रित रखते हैं। और आज के समय में बड़े शहरों की बात करें हम, तो परिवार बहुत सीमित हो गया है, पति पत्नी बच्चे और शायद कोई नहीं। तो इंसान चाहकर भी अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपनी परेशानियों को किसी को बता नहीं पाता, अपनी विचारों को मन के अंदर ही घुटता रहता है। और ये जो घुटन है, हमारा जो डर है, हमारा जो एंजाइटी है, हमारा जो घबराहट है, वो भी एक तरह की निगेटिव ऊर्जा है, वो भी एक तरह का निगेटिव सृजन है। एक तो आग, उसमें घी का काम कर देते हैं हमारी खुद की परेशानियां। एक तो हमारे घर का निगेटिव माहौल, हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा और हमारे अंदर पैदा होने वाली निगेटिव ऊर्जा, दोनों मिलकर बड़े आग का स्वरूप ले लेती। तो किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का ऊर्जा पहचानने का सबसे आसान तरीका है लक्षण के अनुसार। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बहुत आसानी से हम इस तक पहुंच सकते हैं। और इसे बचने के भी तरीका यही है कि लक्षण अनुसार हम बचते चले। दूसरा तरीका हो सकता है ऑरा स्कैनर से। ऑरा स्कैनर्स इलेक्ट्रो स्टैटिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो किसी भी स्थान के, किसी भी जगह के, किसी भी इंसान की ऊर्जा को पढ़ सकते हैं। ये वैज्ञानिक पक्ष ज्यादा है। तीसरा तरीका हो सकता है दैवीय ज्ञान, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। किसी के चेहरे को देखा या किसी के बस सफर को देखा, घर को देखा और बता पाते थे कि भाई यहां कुछ समस्या है। तो दैवीय गुण या दैवीय कृपा तीसरा और सबसे अति उत्तम रास्ता है, समाधान है इस निगेटिव ऊर्जा को पहचानने का, इस निगेटिव ऊर्जा को ढूंढने का। कि चलो जान लिया, समझ लिया, अब तो समस्या है, अब क्या करें, अब इससे कैसे बचे। अब इसको बचने के लिए हम चलते हैं बचने के उपाय जानने, कि कौन कौन से वैसे उपाय हैं जो हम बच सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वैसे उपायों से शुरू करूंगा जो हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। ये सब वो उपाय हैं जो कभी ना कभी हमारी प्रकृति में, हमारे वातावरण में, हमारे माहौल में, हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज की समय में हम इससे दूर होते चले गए। और सबसे पहला है शंख या कॉन्च। आज अगर हम बात करें और आज के समय को देखें और जानने की कोशिश करें,
तो शायद हमें बिरले ऐसे घर मिलेंगे जहां पे शंख की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन आज से अगर हम 30 साल पहले या 40 साल पहले थोड़े इतिहास में चले और समय को झांक कर देखें तो शायद शंख हर घर के जीवन का नित्य हिस्सा था और शंख अपने आप में ताकतवर था। शंख की ध्वनि अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन करने के लिए काफी थी। घर में खुशहाली, खुशी, धनागम के रास्ते खोलती थी। दूसरा, आज भी जब हम किसी नए जमीन पर या नए भूमि पर कुछ नया बनाते हैं तो वहां भी हम शंख बजाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शंख छुपे से छुपे हुए भाग्य को खोलने की चाबी रखता है। किसी भी भूमि या किसी भी भूखंड जिसका किस्मत सो गया है, ऐसा किस्मत नहीं जगा है, उसे भी जगाने की ताकत है, जगाने की ताकत रखता है हमारा शंख। तो शंख, ये तो वास्तु से इसके लाभ, शंख बजाने के और भी लाभ हो सकते हैं मनुष्य के जीवन में, जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ उन नजरियों को रखा है जो हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, हमें दोबारा इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सबसे पहला है शंख। दूसरा, गरुड़ घंटी। अब घंटी भी एक ऐसी चीज है जो जिसकी बहुत चर्चा हमारे धार्मिक ग्रंथों में की गई है, हम भूलते चले गए। गरुड़ घंटी वो घंटी होती है जिसको हम हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं और उसको बजा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो ताकत मेरे अनुभव के आधार पे है, ये इंसान के मन मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है, इंसान के मस्तिष्क को शांत कर सकता है। जब कभी भी आप लगे कि मैं बहुत परेशान हूं, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कोई मंजिल नहीं दिख पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी ऐसी जगह जाके बैठे जहां घंटी की ध्वनि आ रही है। वो घंटी की ध्वनि आपके मन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आप उसी ध्वनि में खोते चले जाएंगे। यही तो ध्यान है। ध्यान का एक तरीका यह भी है कि अपने मन मस्तिष्क को, अपने मन तरंगों को एक वस्तु पे या एक दिशा में एकाग्रचित कर पाना। तो इस गरुड़ घंटे का जो सबसे ज्यादा लाभ है वो इंसान के मानसिक परिस्थिति पे, इंसान को शांत करता है। और अगर इंसान का मन शांत हो गया तो पारिवारिक जो आपस में तालमेल है, जो आपसी सामंजस्य है, वो बेहतर हो गया। क्योंकि अक्सर हम गलती अपने पारिवारिक माहौल में जो सामंजस्य बिगाड़ते हैं वो अपने क्रोध में आकर बिगाड़ पाते हैं। कि क्रोध में कुछ बोल दिया, कुछ निकल गया, अब उसको वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, हम सब तो फंसते चले गए, हम सब तो उसमें इन्वॉल्व होते चले गए। तो घंटी इंसान के मन को शांत करता है, मन को जोड़ने का तरीका है। तीसरा है तिब्बतियन बाउल। तिब्बतियन बाउल घंटी से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये उससे बेहतर है। ये हमारे मन में छुपे हुए डर को, छुपे हुए बुरी भावनाओं को, जेलसी को दूर करने में मदद करता है। इसे हम एक हीलिंग के रूप में, एक ऐसे ऊर्जा के रूप में जोड़ सकते हैं जो इंसान के मन मस्तिष्क को बेहतर बना सकता है। इसका भी जो लाभ है, ये जो भी आपसी माहौल है, जो भी जितने लोग परिवार में रह रहे हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग बढ़ा सकती है। और ये आपको प्रकृति से प्यार करना, न जानने वाले लोगों से प्यार करना सिखाता है। यह है हमारा तीसरा उपाय, तिब्बतियन बाउल। अब हम अगले उपाय की बात करें उससे पहले दो चीजों को समझते हैं। इस ध्वनि को नापने का एक तरीका होता है हर्ट्ज। कोई भी ध्वनि हो, कोई भी ध्वनि तरंग हो, कोई भी साउंड वेव हो, विज्ञान इसको तरंग के आधार पे नापता है, हर्ट्ज के आधार पे नापता है। जैसे अगर मुझे अपनी जाननी हो कि हमारे दिल्ली से गुड़गांव कितना दूर है, तो हम किलोमीटर में बता सकते हैं, माइल्स में बता सकते हैं। उसी तरीके से कोई ध्वनि कितना तेज है या कितना मधुर है, इसको नापने का, जांचने का एक तरीका हो सकता है हर्ट्ज। इसी हर्ट्ज को यूज कर एक रिसर्चर हुए सॉल्फिगो। सॉल्फिगो ने कुछ फ्रीक्वेंसीज बनाई जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्फिगो फ्रीक्वेंसी। ये सॉल्फिगो फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन में एक अलग आयाम देने का काम करती है, एक अलग नजरिया जोड़ती है। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे विदित सिद्धांतों ने मंत्रों की महिमा बताई है
कि मंत्र वो हैं जो मन में इत्र फैला दे। अब इन दोनों को जोड़ने का काम किया मेरे खुद के अनुभव ने, कि इन मंत्रों की शक्ति को और इन सॉल्फिगो की एनर्जी को, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, और इन दोनों को जोड़कर बना मेरा अगला उपाय। अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की। वो है ओम 432 हर्ट्ज पे। वैसे तो जो ओम मंत्र है अपने आप में एक महामंत्र है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोमत नहीं कि ओम अपने आप में एक महामंत्र है जो हमारे जीवन में एक अजीब सी खुशी या एक ऊर्जा, एक प्रोत्साहन लेकर आ सकती है। लेकिन जब हम ओम को 432 हर्ट्ज पे सुनते हैं या किसी जगह पे बजाते हैं तो ये घर में एक नई ऊर्जा का स्पंदन करता है, ये नई किलकारियां खिलाता है। इसे इनिशिएटर बोलता हूं मैं। ये इनिशिएटर है जो इंसान को या किसी भी स्थान पे एक नई ऊर्जा का स्पंदन कर सकता है। घर के लोगों में डर, स्ट्रेस, मानसिक समस्या, एंजाइटी जैसी समस्याओं का निराकरण कर सकती है। तो ओम 432 हर्ट्ज पे इसका जो रोल है, इसका जो प्रभाव है, ये उस घर में रहने वाले इंसानों पर है। घर पे रहने वाले इंसानों को शांत कर सकता है। अब इसको यूज कैसे करें? दो तरीके हैं यूज करने के। पहला, या तो घर के हर व्यक्ति इसे एक छोटे से या बड़े से लाउड स्पीकर पे या ऐसा आवाज जो ध्वनि सब तक पहुंचे उस पर सुन सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है लोग अपने अपने हेडफोन लगाकर सुने। मेरे अनुभव के आधार पर 21 मिनट पर दिन ये ओम 432 हर्ट्ज इंसान को बहुत बेहतर विकल्प देता है। अभी ही मैंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया है जो अभी पब्लिश होने वाला है, आने वाले कुछ महीनों में वो पब्लिश हो जाएगा, कि लगभग मैंने 1000 लोगों को ये ओम 432 हर्ट्ज पे दिया था। उसमें से 90% से ज्यादा लोगों ने 3 महीने के भीतर अपने जीवन में ज्यादा बेहतर शांति देखी, ज्यादा बेहतर खुद को ऊर्जावान पाया, खुद को बेहतर काम करता हुआ पाया। अगला है हमारा 417 हर्ट्ज। 417 हर्ट्ज एक घर में लगाने वाले, हमारे सफाई करने वाले, जैसे हम सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं, नित्य नए सफाई करते हैं, झाड़ू लगाया, पोछा किया, उसी तरीके से अब झाड़ू और पोछा क्या करता है? हमारे घर में दिखने वाले जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई गंदगी है, कोई कूड़ा है, उसकी सफाई करता है। लेकिन जो ऊर्जा है उसकी सफाई कौन करेगा? ऊर्जा की सफाई करेगा 417 हर्ट्ज। तो हर हफ्ते 9 घंटे लगातार, 9 आवर्स एक साथ, ये हमारे घर के हर एक हिस्से में हमें बजाना चाहिए। ये उन परिस्थितियों में हेल्प करता है जब इंसान का परिवार या इंसान का घर किसी बुरे समय से गुजर रहा है, जैसे किसी अपने की देहांत हो गई, किसी अपने की मृत्यु हो गई, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस समय, उस परिस्थिति में उस घर और घर में रहने वाले हर व्यक्ति न चाहते हुए भी दुखी है। चाहे कितने भी मजबूत दिखे, कितने भी प्रोत्साहित दिखे, स्टिल उनके मन में एक डर है। तो ये 417 हर्ट्ज उनके मन मस्तिष्क को बेहतर कर सकता है, उनके मन मस्तिष्क को बेहतर करने में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं 741 हर्ट्ज की। 741 हर्ट्ज ये हमारे घर से बीमारियों को भगाने वाला है। ये सिर्फ डर को नहीं भगाता, बीमारियों को भगाता है। इस ऊर्जा की संरचना में, इस ऊर्जा की प्रकृति में 741 हर्ट्ज एक ऐसा वेव है या ऐसा साउंड है जो हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जाओं को, साथ ही साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी, महामारी के समय में हमारी रक्षा करता है। और लगभग हर हफ्ते 9 घंटे हमें इसे घर के हर हिस्से में बजाना चाहिए। अभी 741 हर्ट्ज की बात, जितने भी मैंने वेव्स उठाए हैं, इन सारे ही वेव्स के पीछे मैंने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है। अभी अगर मैं बात करूं इस 741 हर्ट्ज की, तो इस कोरोना महामारी के दौरान लगभग 10,000 से ज्यादा घरों में मैंने ये लोगों को उपाय बताए और हर घर में इसका प्रभाव दिखा है। और ये वैसे उपाय हैं जो हमारे जीवन के हिस्से आ सकते हैं। अब अपन आखिर व्याख्यान के आखिर हिस्से की तरफ चलूं, एक ऐसे फॉर्मूले की बात करूंगा जो फॉर्मूला हमारे लिए बेहतर है। हम क्या करें, हमें कैसे घर की ऊर्जा को बेहतर बनाना है।
अगर आप पहली बार अपने घर की ऊर्जा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 741 हर्ट्ज कम से कम लगातार 9 घंटे बजाएं, कम से कम। ये कोशिश कर ले कि हमें हर हफ्ते में अपने घर में ये 741 करना है। 741 घर की ऊर्जा को बेहतर करने का बहुत अच्छा विकल्प है, एक बहुत अच्छा साधन है। साथ ही साथ इसे मैं बोलता हूं गोल्डन फॉर्मूला फॉर प्रॉस्पेरिटी। गोल्डन इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन में एक गोल्डन रोशनी देने का काम करता है। अब ये गोल्डन रोशनी क्या है? इसमें तीन चीजों को एक साथ मिलाकर एक गोल्डन संरचना बनाई है। सबसे पहले संरचना ओम 432 हर्ट्ज पे। ये हर व्यक्ति, हर इंसान जब भी संभव हो, पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में जब भी संभव हो तो कम से कम 10 मिनट सुने। अपने कानों में हेडफोन लगाकर इस ओम को 432 हर्ट्ज पे सुने, क्योंकि घर का माहौल, घर की ऊर्जा हम इंसानों से भी तो बनती है, हम इंसान भी तो उसको प्रभावित करते हैं। तो ये ओम 432 हर्ट्ज पे हमारे घर के रहने वाले हर इंसान को एक मानसिक शांति की अनुभूति कराएगा। ये है हमारा पहला 10 मिनट। आगे चलते हैं। अगला 12 मिनट का सफर होना चाहिए 417 हर्ट्ज का। 417 हर्ट्ज एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे घर में छुपे हुए कोई भी डर के माहौल को खत्म करती है। और सबसे आखिर में 741। तो 12, 10, 22 हो गए। लास्ट हमारा 14 मिनट, टोटल 36 मिनट का सफर हुआ जो 741 हर्ट्ज का होगा। ये जो तीन ऊर्जा है, इन तीनों को अगर हम एक साथ यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो ये सिर्फ ना हमारे जीवन में बेहतर करता है, हमारे जीवन के हर पहलुओं में बेहतर करता है। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर बातें तो अच्छी हैं, बड़ी बड़ी है, कुछ ऐसा जो इसके पीछे छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हम बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। ये ऊर्जा कुछ ऐसी नहीं है जो कुछ नई है, या कुछ ऐसा नहीं है जो नए बात कर रहे हैं। शंख और घंटी हमारे हर घर के घर घर में बजने वाला साधन था आज से कुछ दशक पहले। और आप सब जितने साथी यहां बैठे हैं सब इस चीज पे सहमत होंगे कि हमारे जीवन का हिस्सा था और हम करते थे, और शायद हम तब ज्यादा मानसिक तौर पे खुश थे, मानसिक तौर पे बेहतर थे। लेकिन आज हम नहीं। जो दूसरे वेव्स हैं इन पे मेरा खुद का रिसर्च है। अभी मेरी एक पेपर पब्लिश हुई है। ये मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि इन ऊर्जाओं के पीछे, इन ध्वनियों के पीछे छुपे हुए सार को हम समझ सके। तो मैंने लगभग 10,000 वैसे लोगों को लिया जो किसी न किसी नौकरी पेशे में जॉब करते, और उनको उनके जन्म तारीख और नाम के आधार पर कुछ ऊर्जा बताई जो उनको अपने या तो सुनना है या घर में बजाना है। और इस पूरी स्टडी लगभग 2 साल की थी, और इस 2 साल की स्टडी में लगभग 80% से ज्यादा लोगों को बेहतरी महसूस हुई। उनको अपने जीवन में परिवर्तन दिखा, उन्होंने अपने जीवन में बेहतरी देखी। तो इसमें उनका घर भी था, उनका जीवन भी था, और जीवन के किसी एक पहलू पे नहीं, हर पहलू पे। यह रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स में। और जो हमारा वास्तु का है, जो घरों पे क्या प्रभाव है, इसी मेरे पेपर का दूसरा हिस्सा है जो भी आने वाला है। तो ये सब कुछ मेरे खुद के अनुभव के आधार पे ज्यादा है, जिसमें मैंने मंत्र, सॉल्फिगो और अपने जो हमारे वैदिक, जो हमारे नाद और ध्वनि पे जो केंद्रित थे, उनके आधार पे बनाए हैं। तो ऊर्जा का काट ऊर्जा ही है। निगेटिव ऊर्जा का काट एक सकारात्मक ऊर्जा ही है। हम निगेटिव ऊर्जा को कभी नहीं रोक सकते, हम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आसपास, अपनी वातावरण में, अपने घर में इतना ज्यादा ऊर्जा बढ़ा दें, इतना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा दें कि कोई नेगेटिव ऊर्जा हमें छू ही ना पाए, कोई हम तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आज के इस व्याख्यान में यही इतना ही। मैं आखिर में धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर प्रवेश सर का,
अशोक थपलियाल सर का और विभाग से जुड़े हुए तमाम आचार्यगण का जिन्होंने मुझे ये समय दिया, और आप सभी श्रोतागण का जिन्होंने ये समय दिया मुझको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी जिज्ञासु हैं, आज की सभा में उपस्थित जितने भी प्रतिभागी हैं, अगर आपको व्याख्यान से संबंधित कोई जिज्ञासा रखनी है तो वहां पर रख सकते हैं। 5-10 मिनट का हमारे पास टाइम है। डॉक्टर आशा अरोड़ा, आपने हैंड रेज किया है जी, आप बताएं। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपका व्याख्यान बहुत सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे हम सुबह योगा के बाद में जो है ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वो हमें कितनी बार करना चाहिए ताकि जो घर की नेगेटिव एनर्जी है जो खत्म हो जाए? देखिए, अब यहाँ दो चीजें, अब मेरा विचार थोड़ा बाकियों विचार से थोड़ा अलग है, बट फिर भी मैं अपने विचार रखूंगा। अक्सर हम जीवन में इस उलझन में पड़ जाते हैं कि हमें ये मंत्र और ये ध्वनि इतना समय करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस द्वंद में पड़ते हैं ना, तो शायद हमारा ध्यान उस मंत्र से हटकर उस समय पर चला जाता है। तो मैं यहाँ भाव महत्वपूर्ण रखता हूँ। आप अपनी भाव से पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे विश्वास के साथ जितना संभव हो उतना करें। बस दो चीजें करनी है। एक, हर दिन का समय तय रखें। हर परिस्थिति में हमारा समय फिक्स होना चाहिए, ये जरूरी है। ये वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट है जो रिसर्चर्स ने किया है, हमें एक समय पे करना है। दूसरा, जो भी करे उसको फिक्स रखे। ये नहीं कि आज 10 मिनट कर लिया, कल 2 मिनट कर लिया, परसों 15 मिनट कर लिया, नहीं, जो करना है सीमित रखे। वैसे 15 मिनट एक ऐसा समय है जो बहुत उत्तम है इसको करने के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर आशा अरोड़ा जी। जैसे सर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम योगा के बारे में 5 बार या 7 बार उच्चारण करते हैं, और एक बार उच्चारण में जो है ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लग जाता है, तो फिर उस केस में अगर 15-20 मिनट हम उस पे लगाएंगे जैसे, तो वो फिर काफी लंबा समय हो जाता है जो है ना। देखिए समय, देखिए इसको ये समझिए कि समय हमारे जीवन का हिस्सा है, और ये समझिए कि अगर ये 15 मिनट अतिरिक्त 5 से 6 मिनट हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जीवन में आने वाले न चाहने वाले खर्चों से बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत अच्छा डील है कि हमने 6 मिनट अतिरिक्त लगाए और जीवन में न जाने वाले, क्योंकि न जाने वाले समस्या को हम बदल नहीं सकते। समस्या आने के बाद हम बचाव पे लग जाते हैं, और इतिहास से हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है, हर स्थिति में बेहतर है। तो ये अतिरिक्त 6 मिनट आपके जीवन के 60 साल को बढ़ा सकने की ताकत रखता है। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट है चित्रांशी जैन जी। चित्रांशी जैन जी, आप बताएं। हेलो जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हम लोग को ज्वाइन करवाने के लिए। मुझे ये पता पूछना था कि जो अभी आप ये तीनों आपने फ्रीक्वेंसी बताई, तो अगर किसी बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम है तो क्या उसमें भी असर करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, ओम 432 हर्ट्ज पे एक ऐसा है, ओम अपने आप में हमारी ज्ञान चक्षु को खोलने की ताकत रखता है जी। ओम इसीलिए महामंत्र बताया गया। और 432 हर्ट्ज ऐसा नहीं है कि जो इस पे आया है, इस 432 हर्ट्ज पे कम से कम हजारों रिसर्च है दुनिया में जिन्होंने इसको बेहतर माना है। तो ये बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि ओम 432 हर्ट्ज पे कोई भी इंसान हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी जीवन में मन मस्तिष्क को शांत रखने में, शांत का मतलब ये नहीं सुस्त हो जाए, शांत का मतलब होता है एकाग्रचित होकर तैयार रहने की ताकत देता है। बिल्कुल सर, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो एक जगह बैठ के तो सुनेगा नहीं, तो जैसे हम बजा दें वो बच्चा सुन रहा है, उसके कान में आवाज जा रही है, तो इस बेटर। देखिए, धीरे धीरे जब हम बच्चों के जीवन में लाएंगे ना, तो बच्चे उसको सीखने लगेंगे। अब जैसे की बात थी और घंटी की बात थी, ये हम सब जो जितने साथी यहाँ बैठे हैं सब मानेंगे कभी ना कभी हमारे घर में होता था। बट आज अगर हम देखें और अपने आसपास देखने की कोशिश करें, जहां भी आप रहते हैं, एक छोटा सा सर्वे करके देख लें, 100 में से आपको 90 घर में नहीं मिलेगा। जी सर, लोग जानते भी नहीं है बजाना कि बजेगा कैसे। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, तो बहुत छोटा छोटा आप जिज्ञासा रखें। आगे है सोनू मोहन जी, आप छोटी सी बात रखें अपनी और छोटे समय में उत्तर लाएं।
सोनू मोहन जी। जी सर, सुनीता पलन हियर। सर बहुत अच्छा था। मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन करा था, बट सर जो रास्ते बताते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं। माना कि ये थोड़ा लंबा होता है, बट लाइफ बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसको फॉलो करें, और सर प्लीज इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देना हम लोग को। ओके, ठीक है मैडम, ठीक है। मैं हुई हूँ तो मुझे पता है, तो थैंक यू। ओके एंड सब प्लीज इसको फॉलो करें। थैंक यू। ओके, देन नेक्स्ट है नवनीत वशिष्ठ जी। आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, जो दो लोग हैं, चित्रांशी जैन और सोनू मोहन जी। हेलो, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था आपका व्याख्यान। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने ये 417 और 714 हर्ट्ज कुछ बताया था, ये थोड़ा और डिटेल में कुछ बता सकते हैं अगर टाइम है तो? क्या डिटेल? ये है क्या, तकनीक क्या थी मेन? कोई भी ध्वनि होती है, हर ध्वनि को मापने की एक इकाई होती है, वो इकाई है हर्ट्ज। जैसे कि अगर मुझे दिल्ली से नोएडा जाना हो या दिल्ली से मुझे बैंगलोर जाना हो, कैसे बताएंगे? किलोमीटर में। उसी तरीके से हर्ट्ज है। तो 432 हर्ट्ज का मतलब वो ध्वनि जो 432 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, कि एक सेकंड में वो वेव कैसे मूव कर रहा है। तो उसको नापने का तरीका है, उसकी इकाई है। तो सर हम उसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये 417 तक ही पहुंच गई है हमारी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स की लैब में जाए, वहां आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको अनेकों ध्वनि मिल जाएंगे। इसके लिए मैडम आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं 432 हर्ट्ज ओम, तो उस पर आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रश्मि गुप्ता जी हैं। रश्मि गुप्ता जी प्लीज आप रखें सर। रश्मि गुप्ता, वास्तु ग्लोबल। नहीं है তো এসে বসে আছে বুদ্ধিস্ট কদিন আসছিল না, এখন আসতে আরম্ভ করেছে, এখন রোজ আসছে। अच्छा ठीक है, नहीं है शायद। ऋतु मंत्रा, ऋतु मंत्रा जी। डॉक्टर ए आर कुलदीप, आर्किटेक्चर कुलदीप मिश्रा, आर्किटेक्ट कुलदीप मिश्रा। थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये केवल ध्वनि तरंगों के लिए ही आपने जो फ्रीक्वेंसी बताई हर्ट्ज, ये केवल ध्वनि तरंगों के लिए है या और भी रेडिएशन के लिए ये इसकी रिसर्च की गई है? जितनी भी ध्वनि तरंगे हैं सिर्फ उस पे लागू होता है। वो ध्वनि तरंगे लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक यूज होता है। वैसे 20 हर्ट्ज से नीचे के भी कुछ ध्वनि तरंगे हैं, हर्ट्ज से लेके 19 हर्ट्ज तक ध्वनि तरंगे, जिसका भी हम यूज करते हैं खासकर दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों को सॉल्व करने के लिए। घर में उसका यूज नहीं, वास्तु में जो यूज होता है वो मैंने पर्सनली 20 हर्ट्ज से ऊपर किया है, ताकि वो ध्वनियां हैं जिसको हमारा कान सुन सकता है। ठीक सर। नेक्स्ट पंडित धर्मेंद्र भारद्वाज। मेरी जिज्ञासा ये थी कि हम जो बिजली विद्युत जो हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा आज का उद्बोधन दिया है ध्वनि तरंगों पे। और इसमें मैं एक तो थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि एक बार मेरा पूज्य जो हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं जी, उनसे एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था जी। तब जप के बारे में उनसे थोड़ी चर्चा हुआ तो उन्होंने ये कहा था कि हमें जब कोई भी मंत्र का जप करना है, जैसे आपने कालखंड 15 मिनट का बोला, तो उन्होंने ये क्रम 16 मिनट का बताया कि 4 मिनट हम वैखरी रूप में बोलें मंत्र को, 4 मिनट उपांशु रूप में और 4 मिनट मानसिक रूप से। तो उसका जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही गहरा पड़ता है जी। और दूसरा मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा था, ध्वनि का जो 3 तरह के जो हर्ट्ज का आप कह रहे हैं प्रयोग करना चाहिए, तो ये सिर्फ ओंकार का ही ध्वनि यूज करना है या अन्य मंत्र का भी कर सकते हैं? अन्य मंत्रों को भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ओम को 432 में बताया, बाकी जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म है जहाँ पे वो ओम नहीं करना चाहते हैं अपने मान्यताओं के आधार पे, उनके लिए हम नॉर्मली भी हर्ट्ज कर सकते हैं, चाहे वो 714 हो या 432 हो। जी जी, तो हर मंत्रों के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ महामृत्युंजय मंत्र का लगभग 7 हर्ट्ज पर। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नेक्स्ट है भारती श्रीवास्तव। प्रभात चौधरी। हेलो
श्रीकांत टी। हेलो जी मैम। नमस्कार सर जी। सर मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन, तो समझ नहीं पाई है, तो क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? आपको इसका वीडियो लिंक मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट श्रीकांत टी। विनीता तोमर। सर नमस्कार जी। मैंने पूछना है, मतलब वृंदावन से हूँ तो वहाँ हमारे घर घर में गरुड़ घंटी मिलती है, पूजा के समय उसे हमें किस फ्रिक्वेंसी में बजाना चाहिए यह हमें पता नहीं चलता, हम तो नॉर्मली उसे वैसे बजा देते हैं। घंटी अपने आप में तैयार होती है, उनका सृजन ही ऐसे होता है कि उनकी ध्वनि अपने आप उस डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पे आती है। हम कभी भी इन फ्रिक्वेंसी को मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते। मैनुअली क्रिएट सिर्फ बाउल से होता है, बट उसके लिए भी परिश्रम चाहिए होता है। बाकी जितनी ध्वनि है वो लैब के म्यूजिक के जरिए ही बनते हैं। बहुत तेज। अंकित कुमार। ठीक है सेना। सर ये जो आपने 36 मिनट का टोटल जो बताया, तो कोई अगर पर्टिकुलरली डिप्रेशन और एंजाइटी का पेशेंट है जी खास तौर पे, तो बहुत है इसके लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा या? अगर डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या है तो आप इसको ये ना बजा के आप उनको ओम सुनाए 432 हर्ट्ज पे 12 मिनट के लिए, और अगले 14 मिनट में उनको सुनाए 528 हर्ट्ज। 528 हर्ट्ज ज्यादा बेहतर विकल्प है। इसको वास्तु में यूज नहीं करते, घर के लिए इतना काम नहीं आता, लेकिन हाँ ये बेहतर होता है हमारे मानसिक स्थिति के लिए। 528 हर्ट्ज। तो ओम 432 हर्ट्ज पे 10 मिनट के लिए हमारा ये 528 हर्ट्ज। ठीक, इसके बाद रश्मि गुप्ता वास्तु। नमस्कार सर। जी बोल रहा हूँ। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन सर वास्तु से लेकर है, जैसे कि वास्तु में जो 45 देवता होते हैं, उससे ज्यादा जितने भी होते हैं जी, तो उसमें उनको एनर्जाइज करने के लिए कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं इसमें, ठीक है। उन ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए या चार्ज करने के लिए कुछ मंत्र या कुछ? देखिए जितने भी देवी देवता हैं उन सब के अपने मंत्र हैं। हमारा आखिरी व्याख्यान शायद इन देवी देवताओं के ऊपर ही था। आज का व्याख्यान हमने सिर्फ फोकस रखा था निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में उन देवी देवताओं के बारे में। कुछ पुस्तकें हो जिसमें वास्तु के जो देवता हैं उनके मंत्रों के ऊपर हो कुछ? बहुत सारी पुस्तकें, आप एक ढूंढेंगे एक से ज्यादा मिलेंगे आपको। मंजू जी आप म्यूट कर लें अपने आप को। रश्मि गुप्ता जी हैं, रश्मि गुप्ता जी बोलें कृपया। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, हाँ बोलें। सर बहुत ही सुंदर व्याख्यान था आपका। सर थोड़ी सी इंक्वायरी है कि जैसे ये जो अर्थ की हार्ट बीट होती है, ये 7.83 जो आपने श्रवण हर्ट्ज की बताई है, वो हमारी जो ओम से आ जाती है। हमें जो पृथ्वी में हमें आवाज सुनाई देती है ओम की, वो मैच कर दिया है, तो वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। पर हम जब सोने के लिए अपने लिए फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हम जब बीटा फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जो आपने यूज करी है, तो उनको हम इवन ऑडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है तो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे इजाद किए गए हैं। जहां तक मैं आपके सवाल को समझ पाया, आप ये जानना चाहते हैं कि हम इन ध्वनियों को कैसे समझेंगे। देखिए इनको समझने के 3 तरीके हो सकते हैं। इंसान का मस्तिष्क अपने आप में तैयार होता है किसी भी ध्वनि को नापने के लिए, जांचने के लिए, वो उसको समझ सकता है। दूसरी स्थिति, फिजिक्स की लैब में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ये फिर पूरा का पूरा फिजिक्स का विषय है, क्वांटम फिजिक्स का, कि आप आए लैब में स्टडी करें और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस फ्रीक्वेंसी की वो साउंड वेव है। ये भी हम रिसर्च से विंड चाइम बनते हैं, विंड चाइम तो 432 हर्ट्ज पर बनते हैं। तो ये जो हमारे हम दरवाजे पे टांगते हैं विंड चाइम, ये हमारे लिए बहुत अच्छे ध्वनि हमारे जो बैलेंस करते हैं हमारे घर में, उनकी वेव्स हमारे घर में क्लीनिंग का काम करती रहती हैं। तो ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, कभी 432 हर्ट्ज होता है।
आपकी आवाज के साथ साथ दूसरी ध्वनि आ रही थी, आपकी ध्वनि दोनों मिलकर कुछ तीसरी ध्वनि बन गई, तो आपको मैं सुन नहीं पाया पूरी तरीके से। आप प्लीज जो भी हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, और जो एक बोल रहे हैं उन्हीं को ही सुनने दें एक बार। अब समझ में नहीं आता क्या वो पूछना चाह रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप सूचनाएं मिल रही हैं आपको हमारे आप इसमें चैट बॉक्स में देखिए, एक टेलीग्राम का लिंक आपको डाला हुआ है, आप उससे सब ज्वाइन कर लें, और जितनी भी सूचनाएं जितनी भी क्वेरीज आपकी है वहाँ पे भी आपको समाधान मिल सकता है। तो आप जरूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम ऐप से। टेलीग्राम आपको वहाँ पे सारी सूचनाओं का जवाब मिलेगा। ये प्लीज आप म्यूट कर लें मंजू जी। जीवन जी आप ओके सर, ओके जी मैडम। हाँ जी सर, तो मैं पूछी थी ये जो 432 हर्ट्ज आपने बताया था ना, ये तो विंड चाइम का भी बहुत अच्छा मैच करता है। तो हमारे यहाँ भी, हमारे भारतीय सभ्यता में भी विंड चाइम की बहुत प्राथमिकता रही है। हम भी, हमारे यहाँ भी विंड चाइम टांगा जाता था। बिल्कुल, विंड चाइम हमेशा से हमारे जीवन में हिस्सा रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये हमारे यहाँ तो बहुत सारे विंड चाइम 432 हर्ट्ज पे नहीं होते, कुछ विंड चाइम से कम पे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि विंड चाइम बना किससे। अगर मेटल का होगा तो अलग होगा, लकड़ी से होगा तो अलग होगा, या हम अभी बहुत सारे ऐसे विंड चाइम्स आ गए हैं जिसमें हम क्रिस्टल्स को भी यूज करते हैं, तो वो अलग आ सकता है। इनफैक्ट हम विंड चाइम भी अलग अलग बना सकते हैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए। जो मेजरमेंट है वो लैब में ही करना पड़ेगा हमें। ठीक सर, ठीक सर, क्योंकि विषय बहुत विशाल है और समय हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं फिर से बता दूं, जितनी भी सूचनाएं आप जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासाएं आपकी हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्लीज आप म्यूट करें डॉक्टर सुरेश जी। डॉक्टर सुरेश जी आप म्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर सुरेश जी आप म्यूट करें अपने आप को प्लीज। प्लीज म्यूट करबो योरसेल्फ। क्या बोल रहे हैं जी? मैं आपको बता रहा था, जीवन जी आप इनको एक बार लेफ्ट करवा दें यहाँ से। जीवन जी हमारे टेक्निकल असिस्टेंट, प्लीज आप इनको प्लीज निकाल दें, ये सुन नहीं रहे हमारी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा टेलीग्राम जो लिंक आपके चैट बॉक्स में आ रखा है उससे आप जुड़ें, और जो भी आपकी सूचनाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, आपका समाधान मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम समाधान लेने का प्रयास करेंगे। जीवन जी प्लीज आप इनको रिमूव कर दीजिए, डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। तो अब हम, चूंकि हमारे पास समय नहीं है, तो हम चलेंगे अब हमारे माननीय विभाग अध्यक्ष जी के पास कि वो आए और वाचिक पुष्प से हमारे समागत व्याख्याकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ जी का स्वागत करें, धन्यवाद करेंगे, और आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर अशोक थपलियाल जी। जीवन जी प्लीज इनको रिमूव कर दीजिए। ओम नमो गुरुभ्यो। आज का व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक था, काफी कुछ जानने को मिला, और डॉक्टर सिद्धार्थ जी का जो यह व्याख्यान था बहुत सुंदर, और हमारे श्रोतागण बड़े धैर्यपूर्वक से सुन रहे थे, और मैं आशा करता हूं कि इससे बड़े ही लाभान्वित हुए होंगे। इसलिए तो मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुमूल्य जानकारी कराई। अगर जो आपने बातें तो आप शोध पत्र के रूप में रेफरेंस अगर हमें प्रदान कर तो हमारे तो उसमें अगर यह छप जाएगा तो कई अन्य लोगों की अत्यंत लाभप्रद होगा। जी सर, बिल्कुल सर। और जो आपने बताया यहाँ पर ये चीजें हैं, और इस उसमें प्रयोगशाला में इसको सिद्ध किया गया है, तो पूरे रेफरेंस उनके कि कहाँ पर सिद्ध किया गया है, किस प्रकार का है, तो विद रेफरेंस आ जाएंगे तो हमारे लिए अत्यंत उपादेय रहेगा। तो केवल कहने मात्र से ही आजकल कोई विश्वास नहीं करता है, इन चीज़ों के लिए उनका रेफरेंस होना बहुत जरूरी है कि किस प्रयोगशाला में बातें सिद्ध हुई है या किस मानक ग्रंथ में ये बातें आई। तो अगर इस प्रकार से आप इसको शोध पत्र के रूप में हमें देंगे तो अवश्य वह हमारे लिए अत्यंत उपादेय होगा। साथ में जो जिज्ञासुगण हैं उनके पास भी एक प्रमाण रूप में रहेगा, तो वे उसका उपयोग भी आगे कर पाएंगे। तो मैं पुनः सिद्धार्थ जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो हमारे छात्रगण हैं, श्रोतागण हैं, विभाग के अध्यापक हैं, आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने समय से चले आ रहे इस व्याख्यान माला में आप अत्यंत ही
सावधानी पूर्वक और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इसमें जुड़े हैं और निश्चित रूप से इस व्याख्यानमाला का जो उद्देश्य है उसमें हम सफल हुए हैं कि वास्तुशास्त्र के विषय में अनेकों आचार्यों, विभिन्न स्थानों से आए हुए आचार्यों के जो उद्बोधन हुए उससे आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और यही हमारे इस व्याख्यानमाला की सफलता भी है। तो मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो वास्तुशास्त्र की परिकल्पना है क्या पूरी यही है कि हम सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, शांतिमय जीवन बिताएं और अपना जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसकी सिद्धि को प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पुनः सिद्धार्थ जी से अनुरोध करता हूं कि वे शोध पत्र के रूप में अगर इस व्याख्यान को देंगे तो वह हमारे लिए अत्यंत ही उपादेय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक मेरी शंका है वो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत मिलेगी? जी आप पूछिए। गुरुदेव, अक्सर ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं पूजन के बाद में या कभी भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो गुरुदेव, मैं करीब 2 साल से इस श्लोक को पढ़ने में बड़ा कंजूस महसूस करता हूँ, नहीं निकलता मेरे मुंह से। अच्छा, उसका कारण क्या है? मुझे विपत्ति आ गई या मैं ये सोचता हूँ कि सब सुखी क्यों रहे, क्योंकि दुनिया में इतना पाप बढ़ रहा है, इतने लोग पाखंडी हो गए हैं, इतने लोग परेशान कर रहे हैं, इतने लोग दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, कितने लोग हिंसा के रास्ते पर हैं, इतनी हजारों करोड़ों मछलियों को डेली मार दिया जाता है, निर्दोष मुर्गे मुर्गियों को। तो वो ऐसा हिंसा करने वाले लोगों के लिए हम क्यों प्रार्थना करें कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें? मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं समझना चाह रहा हूं गुरुदेव। मैं 2 साल से बहुत कंजूस हो गया हूं इस मामले में। चलिए ठीक है, आपका अपना कंजूसी का रखा है अपने तरफ से, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी जीव मात्र हैं, अगर आपने कहा होगा कि हम सब जो जीव मात्र हैं सब उस पर ब्रह्म परमात्मा के ही अंश हैं। जो आज हमें यह व्यापार दिख रहा है कि कोई हिंसा कर रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई किसी प्राणी को खा रहा है, ये सब इसके विविध रूप हैं। और वही जीव अंश और जो है परमात्मा जो है वो अंशी रूप में विद्यमान है, तो उसका ही एक रूप जो हमें संसार है या अभिनय मात्र ही संसार है। और इसमें सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। जब दुर्जन अपने दुर्जनता को नहीं छोड़ सकता है तो हम सज्जन लोग अपनी सज्जनता को क्यों छोड़ें? तो हमारा सब उद्देश्य है कि हम दूसरे की कल्याण कामना करें, तो क्यों हम अपने उस उद्देश्य को छोड़ दें? अगर जो मार रहा है हम उसको मारने पे लग जाएं तो सब कुछ तो उसी प्रकार हिंसा में और अधिक हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास रहा है कि हमने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से जो हिंसक रहे हैं उनको भी अपना बना लिया। इस विषय में मैं आपको एक जो महात्मा बुद्ध थे और अंगुलीमाल का प्रसंग आप देखिए। वो उसने कितनी हिंसाएं की, लोगों को मारा। जब वो बुद्ध के प्रभाव में आया तो वह उनका भक्त बन गया और बहुत उनका उसने आचार किया। तो हम अपने जीवन को सही बनाए, उसके के लिए अच्छा सोचें, तभी वह हमारे लिए भी अच्छा। कभी ध्वनि की बात आ रही थी, जो मन में तरंगे उद्भूत हो रही हैं, अगर हमारे मन में सकारात्मक तरंगे रहें, ऊर्जाएं रहें, तो जो सामने वाला व्यक्ति है कभी न कभी तो अवश्य। यदि हम अगर कोई हम उस पर तो फिर हमारी जो कोशिश है कभी उसका सुख का मतलब, केवल सुख का मतलब क्या है? जो हिंसा करता, क्या वो वास्तव में आत्मिक रूप से सुखी है? नहीं। उसको आत्मा को शांति, ऐसा कर्म की ओर प्रवृत्त हो कि वह सुखमय रहे, उसका जीवन सुखमय रहे, निरामय रहे। किस प्रकार के हैं? आदि व्याधि कई प्रकार के हैं। तो जो मानसिक बीमारियां हैं, आज कितने प्रकार के अनाचार देखते हैं, मानसिक बीमारियां हैं, इनसे दूर रहे, इसलिए निरामय की कल्पना हमारे यहाँ। सर्वे भद्राणि, महत्वपूर्ण बात है कि सभी कोई गंदा ना देखे, कोई किसी
अपना जो उसका दृष्टिकोण है दूषित ना हो, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जब इस प्रकार का होगा तो कश्चित् तो हमारी सनातनी प्रार्थना है इसी, क्योंकि जब बना उस समय होंगे, जब तक दुष्ट ना हो तब तक सज्जनों का क्या औचित्य है। अगर संसार में सब एक जैसा चलता रहे तो आप समझ सकते हैं कि जब समाज एक पूरा संसार एक रसमय हो जाएगा तो निरस्ता छा जाएगी। तो इस भगवान का ही विधि विधान है, कुछ में विधान कुछ दुष्ट बन जाती है, लेकिन वो प्रवृत्ति को बदल सके, हमारी प्रार्थना रही है। अब आप इसको करना चाहें या न करना चाहें ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य ये बनाए हैं कि सभी भद्राणि, सभी कल्याण का देखें, यानी और इस संसार से जो अनाचार है, अनाम दूर हो, यही हमारी आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये बहुत ही जिनका बहुत विशाल हृदय होता है वही कह पाते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपका भी हार्दिक धन्यवाद। आपने जिस 432 की बात करी, 432 अपने आप में बड़ा ही एक विचित्र संख्या है। हमारे यहाँ कल्प, आपने सुना होगा कल्प, जिस कल्प में हम जी रहे हैं उससे कल्प के अंदर महायुग होते हैं, ठीक। तो एक महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। जब उसको हम अपने में कन्वर्ट करते हैं 100 वर्ष में तो वो 4,32,000 होते हैं। जब हम 4,32,000 में से 4, 3, 2 को टोटल करेंगे तो 4, 3, 7 और 2, 9। ये 9 एक तरीके से पूर्ण संख्या है, इसी में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से हर्ट्स को समझाया, ध्वनि को समझाया, वास्तु में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए समझाया आपने। हम आपके आभारी हैं इस बात के लिए। और मैं एक बार फिर से सभी को सूचना दे दूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आप सबका हार्दिक स्वागत करेगा, हमेशा करेगा। और आप जो है हमारे इस चैट बॉक्स में लिंक डाला है, अभी फिर से डाल देते हैं एक लिंक दोबारा। जो नए जुड़े हैं वो भी नए लिंक से जुड़ जाएं। हमारे चैट बॉक्स में है टेलीग्राम का लिंक है, आपको सभी सूचनाएं वहां पे प्राप्त होती रहेंगी। आने वाले व्याख्यान भी हमारे आपको वहां मिलते रहेंगे, तो आप कृपया उससे जरूर जुड़ें। और आप सबका अंत में एक तंत्र के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बधाई, सभी का अभिनंदन। आपको पुनः नमस्कार करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की भावना के साथ में हम सब विदा लेते हैं। आगे जब भी कोई सूचना होगी हम जरूर आपको ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप वहां हमसे जुड़े। नमस्कार। विशेषकर आज के मुख्य वक्ता श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी का आप जुड़े, और आगे भी हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप जुड़े रहें। और जो भी आपका लिखा हुआ है यदि हमें प्रेषित कर देंगे तो सभी का भला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।